नमस्कार विद्यार्थियों, विद्या भवन की यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, मैं हिंदी व्याकरण का अध्ययन करवाने जा रहा हूँ। हिंदी व्याकरण में हमने पूर्व की कक्षाओं में भाषा, बोली, लिपि के बारे में विस्तृत तरीके से पढ़ा। आप उसको अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। अब देखिए, आज हम व्याकरण के संदर्भ में अध्यापन करेंगे। आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। तो आज का जो मेरा प्रकरण है वो है, देखिए, आज का जो मैं प्रकरण लेने जा रहा हूँ वो प्रकरण है व्याकरण। जिनको हम इंग्लिश में ग्रामर भी कहते हैं। तो देखिए, आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि व्याकरण क्या है। और मैंने पूर्व की कक्षा में आपको ये भी बताया था कि भाषा का शुद्ध रूप सीखने के लिए व्याकरण की अहम भूमिका होती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि व्याकरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। अब देखिए, व्याकरण शब्द जो बना है वो बना है वी, इसके साथ में देखिए आंग, पूर्वक क्री धातु से ल्यूट प्रत्यय से बना है। तो ये व्याकरण शब्द की उत्पत्ति के बारे में हमने समझा कि इसमें बी उपसर्ग लगा हुआ है, आंग पूर्वक क्री धातु से ल्यूट प्रत्यय बना है, फिर जाकर के व्याकरण शब्द का निर्माण हुआ है। ये थी व्याकरण शब्द की उत्पत्ति। अब हम देखिए कि व्याकरण के द्वारा ही, ध्यान से सुनना, कि व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा का शुद्ध प्रयोग सीखते हैं। हर भाषा के अपने अपने नियम और अपनी अपनी व्यवस्था होती है। तो देखिए, भाषा की शुद्धता और एक रूपता बनाए रखने का जो कार्य होता है वो व्याकरण का होता है। तो इसी प्रकार हम व्याकरण की परिभाषा लिख सकते हैं। तो देखिए, हम व्याकरण की परिभाषा को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। तो देखिए, व्याकरण की परिभाषा व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं, व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिनके द्वारा भाषा का शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना,
और समझना सिखाता है। समझना सिखाता है। अब देखिए, व्याकरण की हमारे सामने सुव्यवस्थित परिभाषा प्राप्त हो गई। उसमें देखिए कि व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं कि जिनके द्वारा भाषा का शुद्ध लिखना, बोलना, पढ़ना और समझना सिखाता है। तो ये व्याकरण की परिभाषा हमको प्राप्त हो गई। एक मैं एग्जाम्पल लेने जा रहा हूँ, एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने जा रहा हूँ। उदाहरण मैंने ये लिया जैसे कि गीता खाना पकाता है। दूसरा मैंने, देखिए इस एग्जाम्पल पर आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना। दूसरा मैंने एग्जाम्पल लिया कि हम सभी खाएगा। अब इन दोनों उदाहरणों पे आपको अच्छी तरह से गौर करना है, ध्यान से देखना है कि पहले में देखिए कि गीता खाना पकाता है, दूसरा एग्जाम्पल है कि हम सभी खाएगा। अब ये दोनों जो उदाहरण है दोनों अशुद्ध प्रतीत हो रहे हैं। अब अशुद्ध कैसे है कि इसमें लिंग संबंधी अशुद्धि हुई है और उसमें क्रिया संबंधी जो अशुद्धि हुई है। अब इन अशुद्धियों को शुद्ध करने का जो कार्य किया जाता है वो व्याकरण के द्वारा ही किया जाता है। तो देखिए, अब इनको हम जब शुद्ध रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि गीता खाना पकाती है। क्योंकि देखिए, आपको ध्यान ये देना है, ये हो गया शुद्ध रूप कि गीता एक स्त्रीलिंग का बोध करवा रही है, तो इसलिए क्रिया भी हमको स्त्रीलिंग की लिखनी पड़ेगी। हम पुल्लिंग में नहीं लिख सकते हैं। यदि हमने पुल्लिंग में लिख लिया तो वह वाक्य अशुद्ध ही होगा। तो उसको शुद्ध करने का जो काम करती है वो व्याकरण करती है, व्याकरण के द्वारा किया जाता है। तो इसलिए जब हमने शुद्धता इसमें की तो शुद्ध वाक्य हमारे सामने ये प्राप्त हो गया कि गीता खाना पकाती है। हाँ, अब दूसरे उदाहरण में हम देखेंगे। अब दूसरे उदाहरण में देखिए कि हम सभी खाएगा, इसमें क्रिया संबंधी अशुद्धि है, तो इस अशुद्धि को ठीक करने का कार्य व्याकरण के द्वारा किया जाएगा। कैसे? देखिए कि हम सभी खाएंगे, हम सभी खाएंगे। आई बात समझ में? आप अच्छी तरह से इसको समझ गए होंगे। तो देखिए, आपको मैंने पहले भी बताया था कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो वर्ण होती है। वर्ण से शब्दों का निर्माण होता है, शब्दों से वाक्य बनता है और वाक्य की शुद्धता बनाए रखने के लिए व्याकरण का कार्य होता है। तो ये था हमारा व्याकरण। अब आगे देखिए, आगे हम व्याकरण के अंगों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब आगे हम चलते हैं। आगे है वो है व्याकरण के अंग। जिनको हम
इंग्लिश में कहते हैं पार्ट्स ऑफ ग्रामर, पार्ट्स ऑफ ग्रामर। अब देखिए व्याकरण के कितने अंग होते हैं, तो ये अच्छी तरह से आपको ध्यान रखना है कि व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं। उनमें देखिए एक एक बिंदु पर हम चर्चा करते जाएंगे। अब पहला जो अंग है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार, देखिए वर्ण विचार को हम इंग्लिश में फोनोलॉजी भी कहते हैं। फोनोलॉजी भी कहा जाता है। अब वर्ण विचार में देखिए क्या होता है कि वर्णों के उच्चारण और लेखन पर विचार किया जाता है। तो वर्ण विचार में क्या होगा, वर्णों के उच्चारण एवं लेखन पर विचार किया जाता है। विचार किया जाता है। तो देखिए व्याकरण के अंग में पहला जो हमारा अंग है वो वर्ण विचार है, और वर्ण विचार में वर्णों के उच्चारण एवं लेखन पर विचार किया जाता है। अब दूसरा जो अंग है वो है शब्द विचार। शब्द विचार। अब शब्द विचार को इंग्लिश में कहते हैं मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी। अब देखिए कि शब्द विचार क्या होता है। तो देखिए इसमें संज्ञा, सर्वनाम, संधि, पर्यायवाची, और समास पर विचार किया जाता है। तो ये हमारा शब्द विचार हो गया कि इसमें संज्ञा, सर्वनाम, संधि, पर्यायवाची और समास पर विचार किया जाता है। अब इसके अलावा तीसरा जो बिंदु होगा, तीसरा जो हमारा अंग होगा वो अंग होगा शब्द विचार, वाक्य विचार। वाक्य विचार जिनको इंग्लिश में कहते हैं सिंटैक्स। जिनको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे, देखिए सिंटैक्स कहेंगे। अब वाक्य विचार में क्या आएगा ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसके अंतर्गत आपको ये लिखना है कि इसके अंतर्गत
वाक्य की रचना, वाक्य की रचना, अर्थ, रूपांतरण और विराम चिन्हों पर विचार किया जाता है, विचार किया जाता है। अब देखिए, वाक्य विचार में वाक्य की रचना, अर्थ, रूपांतरण और विराम चिन्हों पर विचार किया जाता है। तो ये थे हमारे व्याकरण के तीनों अंग। अब आपने व्याकरण की परिभाषा को समझा, व्याकरण के अंगों को समझा। अब इन सारी बातों को समझने के बाद में आपको एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप हिंदी का अध्ययन करने जा रहे हो तो उस समय आपको शुद्ध रूप से बोलना, शुद्ध रूप से लिखना, शुद्ध रूप से पढ़ना और शुद्ध रूप से समझना अति आवश्यक होता है। तो ये व्याकरण से हमें प्रतीत होता है। विद्यार्थियों, हमने भाषा जो विचारों या भावों को आदान प्रदान करना भाषा कहलाती है। फिर उसके बाद में हमने बोली के बारे में समझा, तो किसी क्षेत्र विशेष में प्रयोग किया जाने वाला भाषा का स्थानीय रूप बोली कहलाता है, ये भी हमने समझा। इसके बाद में लिपि के बारे में अध्ययन किया कि देखिए कि मौखिक भाषा के जिस चिन्हों को एक लिखित रूप में लिखा जाता है तो वही लिपि कहलाता है। इन सारी बातों का हमने अध्ययन विस्तार से किया है। तो आपको अच्छी तरह से समझना है। नहीं समझ में आए तो आप हमें पूछ भी सकते हो। धन्यवाद।